नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के गौशाला रोड में ठनका गिरने से एक युवक की हुई मौत। लौकही थाना क्षेत्र के फुलपरास रोड पर बाइक दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। खजौली के फुलचनिया चौक पर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। प्रवासियों को लाने गई बस का मुंगेर में सामाजिक तत्वों ने फोड़े शीशे। बस मालिकों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। बासोपट्टी के पेट गांव की महिला ने दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा को लेकर पति पर दर्ज कराई प्राथमिकी। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। एसडीपी अरुण कुमार सिंह ने सभी एसएचओ को दिए अहम निर्देश। जयनगर के अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के खिलाफ एनडीए कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। तबादले की मांग पर अड़े हैं एनडीए कार्यकर्ता। झंझारपुर की राजू देवी बनी कंजर समुदाय की पहली महिला डीलर। जयनगर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एसएसबी 18वीं बटालियन कमला बीओपी और अर्राहा बीओपी के परिसर में किया गया वृक्षारोपण। बीते 12 मार्च को ललमनिया थाना क्षेत्र के जदयू जिला मंत्री पर हुए जानलेवा हमला में अभी तक नहीं हुई है अपराधी की गिरफ्तारी। खजौली के इनरवा गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रगति समाज युवा समिति ने किया वृक्षारोपण। प्रकृति संरक्षण के प्रति लोगों को किया जागरूक। जयनगर प्रखंड के जदयू युवा प्रकोष्ठ में नए कार्यकारिणी का हुआ गठन। फसल क्षति की मुआवजा के लिए दर दर भटक रहे हैं किसान। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मधेपुर रेफरल अस्पताल में किया गया वृक्षारोपण। हरलाखी थाना पुलिस को फेस मास्क देकर गुड़िया शाह ने किया सम्मानित। और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल झंझारपुर का मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 जून को करेंगे शिलान्यास। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में बारिश के दौरान हुई वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय युवक नूनू राय के रूप में हुई है। ठनका गिरने से हुई मौत के इस हादसे के बाद पूरे परिवार समेत आसपास के लोगों में शोक का माहौल है। शुक्रवार की सुबह हो रहे मूसलाधार बारिश के साथ अचानक ठनका गिरने से एक 35 वर्षीय युवक नूनू राय की मौत हो गई। मृतक नगर थाना के वार्ड नंबर 6 मुरली मनोहर तालाब के समीप छाता लेकर शौच करने गया था। उसी समय तेज बारिश हुई और अचानक एकाएक तेज आवाज के साथ बिजली कड़की और बिजली मृतक नूनू राय के छाता पर गिरा, जिससे मृतक का पूरा शरीर झुलस गया और छाता भी जल गया। आनन फानन में लोग उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को शव सौंप दिया। मृतक गौशाला रोड का निवासी था। वह काफी गरीब परिवार से था। आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अपने परिवार में 3 छोटे बच्चे, पत्नी और बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा था। हालांकि आपदा विभाग ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वज्रपात से ही मौत की पुष्टि हुई है, तो मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं वार्ड नंबर 6 की वार्ड पार्षद पूनम देवी ने कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत तत्काल मृतक के परिवार को 3000 रुपए प्रदान किया। वहीं इस हादसे के बाद नगर भाजपा अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी व समाज सेवी विजय घनश्याम ने जिला प्रशासन से मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने व उनके छोटे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की है।
क्या हुआ है? वो सवेरे सवेरे वो लड़का अपना गया था शौच करने के लिए पोखरी पर शौच करने गया था। उसी क्रम में जो है सो मतलब जो है सो ठनका करका बिजली करका और बिजली उसी के शरीर पर आके गिर गया, जहाँ पर उनका घटनास्थल पर ही मौत हो गया। और वो आइसक्रीम बेच के अपना जीवन का परवरिश करता था। उसके पीछे 3 लड़के हैं जो आर्थिक स्थिति भी उतना उन लोग का मजबूत नहीं, आइसक्रीम बेच के अपना जो है सो मतलब अपना कारोबार करते थे, वो जीवन परवरिश करते थे। अपने पीछे किन किन को छोड़ के गए? हाँ, अपने पीछे वो 3 लड़के वो भी बच्चे लोग हैं, मतलब नाबालिग है, बालिक नहीं है, बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ के गए हैं। और मतलब जो है सो यही बात है। पत्नी है, उसका कोई सहारा नहीं है, वो बच्चे भी लोग नादान है, छोटे छोटे हैं, घर भी नहीं है उसके पास। और आज तक तो यही लॉकडाउन में तो देखिए रहे हैं, हर चीज़ अभी जो है तो इस तरीका से 2 महीने से बैठा ही हुआ है, 3 महीने से। और शौच करने के क्रम में इससे घट गई। अपना परिचय दें। अपना मैट्रिक लोक मंडल, वार्ड नंबर 6, गौशाला रोड। की भेले है? ये बुआ भोरे उठ के हमरा से छता लड़के बाबू हमर मांगे छता, हम कहले कि रो हमरा दौड़ पेशाब लगे, हम वो तो केना करब, तो जो जल्दी अभी डरा फिरे लगे चले बाबू, ई सब किछो नहीं बात बुझलिए, नहीं किछ बुझलिए बाबू। उनका माँ छियै? हाँ, उनका माँ छियै ना। अच्छा, उनका कय गो बाल बच्चा छै? 3 गो। की कहै छी, की कहला चाहै छी सरकार से? सरकार से मुआवजा बचो ना, सरकार से की मांग करे छियै? जे देथिन उनका घरवाली के देथिन, उनका बाल बच्चा के जे देथिन से लेथिन। हमर बेटा तो चल गेले, हमरा नहीं चाहिए, वह बेटा तो दे दे के भाग गए गए हमरा सब जे करे छियो गए, और बेटा चल गेलो गए कहियो बाप ने फोटो खींचे जो गए मैं कहियो न कर दे। जो नाम के व्यक्ति हैं, वो जो आइसक्रीम बेच करके अपने बच्चे और अपने परिवार को जीवन का जो है तो भरण पोषण करते थे। ठनका गिरने से बकरी के चारा, एक जानवर के चारा लाने के लिए गए थे, जिस वक्त उनके ऊपर ठनका गिरा है वहीं पर उनकी मौत हो गई है। तो तत्काल जो है सो जो नगर परिषद से 3000 रुपये का जो होता है सहयोग, वो उनको दिला दिया गया है वार्ड कमीशन के द्वारा। और एक सीओ से भी बात किया गया है, एसडीओ से भी बात किया गया है कि आपदा प्रबंधक से जो 4 लाख रुपये मिलता है वो जल्द से जल्द ये राशि उनको मुहैया कराया जाए, ताकि उनका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनका कम से कम जो है सो भविष्य कुछ बन सके। धन्यवाद। इस काम में हम लोग लगे हुए। क्या हुआ है? वार्ड 6 में आज सुबह 8:30 बजे ठनका गिरने से नूनू राय की मौत हो गई है, जिनको लेकर अभी हम लोग सदर अस्पताल आए हैं। यहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए उसका बॉडी आया है। हम लोग चाह रहे हैं कि उनको पारिवारिक योजना के लाभ के तहत 20,000 रुपये और जो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो मौत पर जो सरकार के द्वारा मदद दी जाती है 4 लाख रुपये, उस परिवार को दिया जाए, जिससे उसका भरण पोषण हो सके। उस नूनू राय का 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पत्नी है, 5 परिवार का भरा पूरा परिवार था, जो आज बड़ा दुखदायी स्थिति है। यही है और क्या कहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। लौकही थाना क्षेत्र के फुलपरास रोड पर बाइक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सुपौल निवासी के रूप में हुई है। मधुबनी जिला के लौकही थाना अंतर्गत नवटोली फुलपरास रोड पर बाइक दुर्घटना में सुपौल निवासी 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि विष्णु मंडल अपनी पुत्री की शादी के लिए अपने साढ़ू के साथ वर देखने के बाद अपने बाइक से वापस अपने घर जा रहे थे कि फुलपरास नवटोली रोड पर किसी अज्ञात वाहन के द्वारा बाइक में टक्कर मार दी गई और मौके से अज्ञात वाहन फरार हो गया। सूचना के बाद लौकही थाना के द्वारा दोनों घायलों को फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। दोनों साढ़ू की असमय हुई सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत से 2 परिवारों में गम का पहाड़ टूट गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह किसे पता था कि पुत्री की शादी के वर तलाशने के लिए जाएंगे और सड़क दुर्घटना में काल के गाल में समा जाएंगे। कौन से थाना से है? लौकी। क्या हुआ है घटना? एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंट हुआ है।
पूरा घटना बताइए कैसे हुआ। वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट का है। उसका घर करियो पथरा पड़ता है, एक को मराना थाना पड़ता है जवान। 2 आदमी था। 2 आदमी का, दोनों साढ़ू है, रिलेटिव में दोनों साढ़ू है। कहीं लड़का लड़की के देखने सुनने में जा रहा था। अच्छा। तो रोड पर मोटरसाइकिल से था, तो कोई बोलेरो हो कोई गाड़ी हो, अज्ञात गाड़ी ने उसको ठोकर मार दिया। अभी तो अज्ञाते होगा, अब नहीं तो पकड़ाया तो अज्ञाते हुआ। वही गाड़ी मार करके वो तो खबर हुआ थाना, तो हम लोग को खबर दिए बड़ा हो जल्दी जाओ। वहाँ पर गए तो उसको उठवा करके हॉस्पिटल भेजे। हॉस्पिटल में जा करके 2-4 घंटा के बाद जानते हैं फुलपरास हॉस्पिटल ले गए थे। मेन ये लोकी थाना का मामला है। हाँ, इसमें 2 आदमी था। 2 आदमी। दोनों आदमी मर गया। हाँ, दोनों आदमी मर गया। उसकी पहचान दोनों आदमी का वही सारू है। हाँ, वही तो परिजन सब है, उनका सब लड़का सब आया है परिजन। और दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के फुलचनिया चौक पर एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखे करीब 3 लाख की संपत्ति का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के फुलचनिया चौक स्थित एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में रखा करीब 3 लाख से अधिक मूल्यों की सामान की क्षति हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोग अगर एकजुट नहीं होते तो आसपास की दुकान भी आग की चपेट में आ सकती थी। दुकान संचालक मोहम्मद शकील ने बताया कि दुकान में रखा मोबाइल सेट, चार्जर, पंखा, तार, बल्ब सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान शामिल हैं। इसी दुकान के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। घटना की जानकारी बिजली विभाग व सीओ खजौली को दी है। साथ ही घटना में हुई क्षति की मांग बिजली विभाग से कर रहे हैं। दिन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी से मुंगेर ले जा रही प्रवासियों के बस को मुंगेर में असामाजिक तत्वों ने तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षतिग्रस्त बस के वापस पहुंचने पर बस संचालकों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जिला आपदा प्रबंधन की ओर से प्रवासियों को घर तक पहुंचाने के लिए 2 जून को जिले से निकली बस 3 जून को मुंगेर के तारापुर पहुंची। बस ड्राइवर तारापुर के पास घटित घटना से अनजान थे और सभी बस सड़क जाम में फंस गई। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बस में बैठे कर्मियों की पिटाई कर दी और आधा दर्जन बसों में जमकर तोड़फोड़ किया और बसों के सामने व खिड़की के शीशे तोड़ दिए। इस बात की जानकारी मुंगेर के स्थानीय प्रशासन को दे किसी तरह बीते कल सभी बस वापस जिला मुख्यालय पहुंची, जिसके अपने अपने बसों का टूटा फूटा देख बस संचालकों ने बसों को डीटीओ कार्यालय में खड़ा कर जिला प्रशासन व डीटीओ से आपदा प्रबंधन विभाग से बसों की हुई क्षति के भरपाई की मांग की है और क्षति की भरपाई नहीं होने पर क्षतिग्रस्त बसों को समाहरणालय में खड़ा कर देने का ऐलान किया है। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक समाहरणालय में बस खड़ा कर दिया जाएगा। बस मालिकों ने कहा कि पिछले 2 तारीख से लोगों को बस का एक भी भाड़ा नहीं मिला है। जिला पदाधिकारी जी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को बात को सुने। हम लोग मधुबनी जिला में वाहन कोषांग में गाड़ी दिए थे, गाड़ी चलाए हैं और नॉमिनल रेट पर, जिससे कि इंश्योरेंस और रोड खर्च भी नहीं ऊपर हो सकता है कोविड-19 के लिए। हम लोगों ने गाड़ी दिया और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हमने आवेदन अभी डीटीओ साहब को दे रहे हैं, नोडल पदाधिकारी वही हैं, उनके माध्यम से उनके पास जाएगा। कृपया आपके माध्यम से यह निवेदन है कि हम लोगों को मांग करनी चाहिए। लगता है कि सरकार प्रशासन मान जाएगी? ऐसा तो नियम है मुआवजा देने का। आपदा में गाड़ी चल रही है, आपदा में ये काम हुआ है। पिछले महीने 2 तारीख से गाड़ी हम लोगों का चल रहा है। अभी तक किसी गाड़ी को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। वो चालकों को 500 रुपया मिलता था खाना खुराकी के लिए, उसके अलावा किसी गाड़ी मालिक को अभी तक 1 रुपया भुगतान नहीं किया गया है। न कि गाड़ी मरम्मती, उस दरमियान गाड़ी जो खराब हुई उसकी मरम्मती के लिए भी ना कुछ मिला और सिर्फ डीजल और स्टाफ का खुराकी, इसी पे गाड़ी अभी तक। प्रतिरोध कितने का भुगतान निर्धारित था? वो तो जैसे कि इलेक्शन चुनाव में आता है, बड़ी गाड़ी अगर होती है तो 2600 रुपये और के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से हम लोगों को मुआवजा देना तय किया गया है। लेकिन वो भी चुनाव में हम लोगों को मिल जाता था 80% पहले मिल जाता था। गाड़ी जब देते थे
तो 80% मिल जाता था। लेकिन इस कोविड-19 में आपदा के समय में प्रशासन के द्वारा अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। 2 तारीख के शाम में 7 बजे प्रस्थान किया। जब आपको 3 तारीख को गाड़ी पहुंची वहां पे मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर रनगांव के पास, तो वहां पूर्व में कुछ घटना घटी थी। इन लोगों के चालकों को कुछ पता था नहीं, गाड़ी वहां पे ले गए। गाड़ियों को वहां के स्थानीय लोग गाड़ी के साथ बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किए, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। कर्मचारी लोग जो भी विरोध किया इसका, तो उन लोगों के साथ ये लोग मारपीट किए। इसके संबंध में हम लोग की गाड़ी आज वहाँ से आई है। उस दिन गाड़ी वहीं पर रुक गई थी, आज हमारी गाड़ी वहाँ से आई, मधुबनी आई है। तो हम लोग यहाँ पर परिवहन कार्यालय के पास लगाए हैं। परिवहन पदाधिकारी से हम लोग मिलना चाहें, लेकिन छुट्टी होने के कारण आज हम लोग से नहीं मुलाकात हुआ। हम अपने आवेदन लिख के अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं, कर्मचारी हैं उनसे रिसीव करवाएंगे। और इसके उपरांत जिला परिवहन पदाधिकारी से हमारी मांग है कि हमारी जितनी भी नुकसान हुई है उसको आपदा के कोष से हम लोगों को नुकसान की भरपाई की जाए, जिससे कि हमारी गाड़ी पुनः रोड पे आ सके। कट स्थिति में हम लोग आर्थिक अंगी हम लोगों के पास खुद है, 3 महीने से गाड़ी घोड़ा बंद पड़ी हुई है। किसी को हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरा है, और इस स्थिति में हम लोगों के साथ गाड़ी की स्थिति में बनवाने में दिक्कत है। ये आपदा कोष से हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के फेट गांव की एक महिला ने अपने पति पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपित पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के फेट गांव निवासी एक युवक को पुलिस ने पत्नी के साथ दहेज प्रताड़ना व मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस संबंध में विवाहिता महिला के लिखित शिकायत पर बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए आरोपित पति को हिरासत में लिया। आवेदन में बताया गया है कि हिंदू रीति रिवाज के तहत करीब 6 वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी के बाद 2 संतान भी हुए। महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि उनका पति नशा का सेवन करने लगा और काम बंद करना, मारपीट व गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसने पति पर आरोप लगाया है कि वह जानवर से भी बदतर व्यवहार करता है। पति ने शादी के बाद भी 50,000 रुपए मांग शुरू कर दी। विगत 4 जून को सुबह करीब 7:30 बजे महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और माता पिता से रुपया लाने को कहा। महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि ऐसा नहीं करने पर घर में बंद कर अमानवीय व्यवहार करने लगा व लात मुक्का से मारपीट शुरू कर दी। जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया, जिससे महिला का दम घुटने लगा। बच्चों ने देखा तो वह चिल्लाने लगे। अगल बगल के लोग आए और घर का दरवाजा किसी भी तरह खोलकर महिला की जान बचाई गई। महिला ने पुलिस को मोबाइल पर सूचना दी। उसने अपने पति के द्वारा घटना को लेकर न्याय की मांग की है। पुलिस ने आरोपित पति को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। महिला ने इस घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली,
चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेवता अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने उपस्थित सभी एसएचओ को अहम निर्देश दिए। बेनीपट्टी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। एसडीपीओ ने सभी एसएचओ को कहा कि लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, जिसको लेकर बाजार में सोशल डिस्टेंस पालन करवाया जाए। जो लोग भी बिना मास्क के बाहर आते नजर आ रहे हैं, वैसे लोगों को सख्त हिदायत दे, नहीं पालन करने पर कार्रवाई की जाए। एसडीपीओ ने कहा कि सरकार की जो भी नीति है उसे हर हाल में पूरा कराएं। शराबबंदी को 100% लागू करने के लिए टीम बनाकर छापेमारी करे। किसी भी सूरत में बॉर्डर पर शराब की तस्करी न हो, इसके लिए एसएसपी से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करे। वहीं एसडीपीओ ने अपराध पर नियंत्रण के लिए समय पर गश्ती दल निकालने के साथ हर बैंक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप की निगरानी कराने का भी सख्त निर्देश दिया। बैठक में एसडीपीओ ने गत माह के प्रतिवेदित कांडों की गहन समीक्षा कर एसएचओ को सभी आईओ को जल्द से जल्द निष्पादन पर जोर देने के साथ समय पर केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने लंबित वारंट का तामीला करने के साथ जमीनी मामलों के निष्पादन के लिए थाना दिवस पर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। बैठक में सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, बेनीपट्टी के एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह, साहरघाट के एसएचओ सुरेंद्र पासवान, मधवापुर के एसएचओ अनिल कुमार, हरलाखी के एसएचओ अशोक कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। अपराधिक नियंत्रण पाना, और ये अनलॉकडाउन के लेकर उसका भी जो सरकार की नीति है उसका अनुपालन कराना है, पर जितना सख्ती हो सके उस पर सरकार की जो भी नीति है हम लोग प्रयास में है उसका अक्षरशः अनुपालन। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के खिलाफ एनडीए कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल लिया है। अवैध कार्यों में असामाजिक तत्वों के साथ अपर थानाध्यक्ष की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए उनके तबादले की मांग रखी है। जयनगर पुलिस प्रशासन के खिलाफ राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं से मांग करते हुए कहा कि ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो गठबंधन कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। जयनगर थाने में कार्यरत अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के खिलाफ समेत अन्य बुनियादी मुद्दों को लेकर शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना को लेकर एनडीए गठबंधन के संयोजक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू कामत, भाजपा आईटी सेल के उद्धव कुंवर, नगर अध्यक्ष राजकुमार साह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, बबलू गुप्ता, सुधीर गुप्ता व संतोष साह समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। एनडीए गठबंधन के जयनगर संयोजक कैलाश पासवान ने बताया कि अपर थानाध्यक्ष के कार्यशैली से हर कोई परेशान है।
पुलिस के ऐसे रवैये को लेकर एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता एक होकर आवाज उठा रहे हैं। बार बार इस बात की सूचना उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को देने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर धरना दिया जा रहा है। गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करने पर एक साथ सामूहिक रूप से पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिकायत करने पर विभागीय पदाधिकारी गंभीर नहीं है। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि अपर थानाध्यक्ष ने कई लोगों से मिलकर लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर जमीन कब्जा कराने के लिए लोगों का सहयोग किया है। ऐसी स्थिति में पुलिस सहयोग से जयनगर में असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है। वहीं अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। जयनगर में अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के विरुद्ध हम लोग 6 तारीख को एक धरना देने का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी को देने के लिए। क्या मुद्दा था सर इसमें? मेन मुद्दा है कि आज जयनगर में किसी का हत्या करवाना हो, जमीन घेरवाना हो, शराब का खुलेआम माने स्मगलर का नाम हो, तो आप एसएन सारंग से मिलिए। एसएन सारंग का डायरेक्ट है कि मुझे बड़े पदाधिकारी का आशीर्वाद है, जितना दम लगा लो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैंने उससे पहले भी अधीक्षक महोदय, आईजी महोदय, डीजीपी महोदय सबको मैंने लिखित रूप से दिया हूं, लेकिन देखें वास्तविक में इनकी जो भाषा बोलते हैं वो सच्चाई सामने आ रहे हैं। तो हम लोगों ने एनडीए के कार्यकर्ता पदाधिकारी अब ठान लिए हैं कि 6 तारीख को यह 1 दिवसीय कार्यक्रम है। यदि जरूरी पड़ा तो हम लोग लगातार धरना देने का कार्यक्रम कर लेंगे, और ऐसा जरूरी पड़ा तो तमाम एनडीए के कार्यकर्ता जयनगर एक सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने का काम करेंगे। क्या शुभ नाम है सर? मैं कैलाश पासवान, संयोजक एनडीए और नगर पंचायत जयनगर के मुख्य। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। झंझारपुर की राजो देवी कंजर समुदाय की पहली महिला डीलर बनी है। वरीय उपसमाहर्ता साहब बीडीओ विकास कुमार ने डीलर राजो देवी की दुकान का विधिवत उद्घाटन किया और राजो देवी की हौसला अफजाई की। कंजर समुदाय में मधुबनी जिला की पहली महिला डीलर बनने का गौरव राजो देवी को मिला। वरीय उपसमाहर्ता सह झंझारपुर के बीडीओ विकास कुमार डीलर की दुकान का विधिवत उद्घाटन किए। उन्होंने समुदाय के लोगों का हौसला बढ़ाया। विकास कुमार ने कहा कि राजो देवी की कहानी जब लोगों ने बताई तो वह खुद को रोक न सके। राजो की कहानी भीख मांगने से लेकर डीलर बनने तक की है। कभी हाथों में सांप और कटोरा लिए भीख मांगना प्रतिदिन का काम था। कुछ वक्त बाद शादी हुई तो पति को मजदूरी करने का प्रोत्साहन दिया। वर्ष 2008 के बाद यह भीख मांगना छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की संघर्ष शुरू कर दी। हॉकर बनकर दैनिक पेपर वितरण करने लगी। इसी दौरान कई काम की। इसे काम करते देख घुमंतु समुदाय के लोगों ने इसे बहिष्कृत कर दिया। पति ने भी साथ छोड़ दिया। फिर भी भीख न मांगने की जिद पर अड़ी राजो देवी हार नहीं मानी। उसने महानगर का रुख पकड़ा, बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाई, वापस झंझारपुर आई। इसी दौरान बच्चों के साथ खुद भी पढ़ाई की। किसी तरह पढ़ाई करते हुए मध्यमा की डिग्री भी ली। धुन की पक्की कंजर महिला कंप्यूटर भी सीखी। सुखेत पंचायत के खाली सीट से आवेदन की। आज वह सरकारी वितरण प्रणाली की पंजीकृत दुकानदार बन समाज की मुख्य धारा से जुड़ गई है। राजो देवी ने बताया कि उसका प्रयास उसके समुदाय के लिए एक उदाहरण बने, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मधुबनी जिला में पहली कंजर महिला है जिसको अनुमंडल मतलब ये लाइसेंस मिला है जन वितरण का। आप वहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है इस बस्ती में आकर? बहुत ही खुशी की बात है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली है कि अनुसूचित जनजाति परिवार से जो कंजर परिवार है, जो घुमंतु लोग हैं, उनमें से एक महिला को जिनका नाम राजो देवी है, उनको डीलरशिप मिला है जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत। मैं तुरंत ही आया और ये वितरण की शुरुआत में मैं सहभागी बना। बहुत खुशी है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी कंजर परिवार हैं बहुत खुश हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि
एक तो ये इस तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे, इसमें आत्मविश्वास जगेगा, और जो ये घुमंतु हैं तो एक तरह से स्थिर जीवन का भी शुरुआत करेंगे और जो दूसरे आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें भी साथ देंगे। हम लोगों का ये प्रयास होगा कि इनको दूसरे स्थानीय कार्यों में लगा करके इनके श्रम का हम लोग उपयोग करें और इनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग अपना सहयोग दें। शुरू में ये लोग घुमंतु जीवन जीते थे, अभी ये लोग अस्थायी हैं, इन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इन लोगों के साथ ये सबसे बड़ा संदेश है कि हम लोग इनके साथ हैं। प्रखंड प्रशासन झंझारपुर और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार, मैं इनके साथ हमेशा हूँ। कभी भी कोई भी समस्या महसूस करें तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। और यहाँ के अभी जो मुखिया जी हैं और प्रतिनिधिगण हैं, मैंने कहा है कि इनके लिए कोई स्कीम बना के लाएं कि इनको रोजगार दिया जा सके। अभी तत्काल एक सड़क की समस्या आई, संपर्क सड़क की समस्या आई है। मैं तत्काल उच्चाधिकारियों से बात करके इस सड़क को जल्दी से पूर्ण कराने के लिए प्रयास करूंगा, जिससे बरसात के पहले ये मोटरेबल हो सके और इन लोगों को सुविधा हो सके। नल जल के लिए भी कुछ समस्या भी मेरे नज़र में आया है, तत्काल मैं इसे दूर करूंगा और कोई गड़बड़ी हुई तो इसको तुरंत कार्रवाई करने के लिए भी उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित करूंगा। द न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर के एसएसबी 18वीं बटालियन कमला बीओपी और 18वीं बटालियन राहा बीओपी के परिसर में पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। मौके पर बीडीओ चंद्रकांता समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन कमला बीओपी व 18वीं बटालियन राहा बीओपी परिसर में शुक्रवार को सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए बीडीओ चंद्रकांता, बेलही पश्चिमी पंचायत के मुखिया मदन यादव, कमला बीओपी इंचार्ज एमएनके सिंह, उप मुखिया सिकंदर मुखिया व वार्ड सदस्य समीम व राहा बीओपी प्रभारी गणेश चक्रवर्ती, पंचायत के मुखिया नागेश्वर ठाकुर के मौजूदगी में दर्जनों फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर बीडीओ चंद्रकांता ने मौजूदा समय में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए पर्यावरण के वास्तविकता को बनाए रखना होगा। पूरे ब्रह्मांड में बस पृथ्वी पर ही जीवन है। वर्षों से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तथा साथ ही पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस समारोह के विषय को जानने के लिए पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए व उन सभी बुरी आदतों के बारे में जानने के लिए जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचता है, इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं मुखिया मदन यादव ने कहा कि हर इंसान को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पौधा लगाना ही नहीं बल्कि उसकी देखरेख भी अति आवश्यक है। हम लोग मनाने के लिए आए हैं, हमको इनवाइट किया गया है बीओपी प्रभारी जी के द्वारा, और पर्यावरण दिवस से हम लोग यहाँ हैं। सभी हमारे माननीय मुखिया जी भी हैं, पूर्वी से मुखिया जी मदन हाजरा जी और हमारे मुखिया जी भी सब लोग हैं। सबके साथ सभी जितने भी बीओपी के प्रभारी कर्मचारी जितने भी लेडीज यहाँ हैं, सभी के साथ हम लोग आज एक पर्यावरण पर एक संकल्प लिए हैं। एक पर्यावरण स्वपुत्र के समान होता है। आज हम लोग पर्यावरण का जो है संरक्षण के लिए यहाँ पौधा वृक्षारोपण का काम किए हैं, और जिससे हमारा मतलब कि जो भी है पर्यावरण से हमारा जो है ये समाज और हर चीज मुक्त रहे, अच्छा रहे, इसी के लिए आज हम लोग एक जगह हो करके बीओपी में पर्यावरण का वृक्षारोपण किया। कमला बीओपी बेलही वेस्ट पंचायत में है। यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि मुखिया जी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आपकी उपस्थिति यहाँ अनिवार्य है। हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया भी यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया और एसएसबी के पदाधिकारियों के साथ अपने उप मुखिया, अपने वार्ड सदस्य के साथ इस कैंप के अंदर वृक्षारोपण किया। आज इससे बहुत अच्छा महसूस होता है कि पर्यावरण को हम लोग बचाने के लिए संकल्पित हैं। इसके लिए कदम जरूरी है। क्या नाम है? हमारा नाम मदन कुमार यादव है, हम मुखिया हैं इस पंचायत के और मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं जयनगर ब्लॉक। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बीते 12 मार्च को ललमनिया थाना क्षेत्र निवासी जदयू के जिला मंत्री पर हुए जानलेवा हमला को लेकर पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। घटना के 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जदयू के जिला मंत्री पर हुए जानलेवा हमला के 3 माह बीत जाने के बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
गौरतलब हो कि जदयू के जिला महामंत्री घोरमोहना निवासी जान मंसूरी पर 12 मार्च को जब वह अपने घर से फुलपरास जाने के क्रम में ललमनिया थाना क्षेत्र के मनसापुर में करीब 200 की संख्या में लोगों की भीड़ को देखकर वह अपने बाइक को सड़क के किनारे कर खड़े हो गए। भीड़ से निकले उसी गांव के राहुल कुमार ने उनके कनपट्टी में पिस्तौल सटा दी और गाली गलौज करने लगा। वहीं जदयू नेता मंसूरी ने अपनी जान किसी तरह से वहां से बचाकर भागे और थाना पहुंचकर आवेदन दिया। आवेदन के 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं थानाध्यक्ष गुलाम सरवर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। मैं पुनः जी ललमनिया ओपी अध्यक्ष गुलाम सरवर जी को मैं अपना आवेदन दिया। उस आवेदन में उनके द्वारा आर्म्स एक्ट नहीं लगाया गया और फिर पुनः 19/3/2020 को मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आर्म्स एक्ट जोड़ने का आवेदन दिया। उसके बाद पुनः फिर मधुबनी पुलिस अधीक्षक को मैं आर्म्स एक्ट जोड़ने का आवेदन दिया, वहाँ भी नहीं जोड़ा गया। तो सर, मैं जदयू का कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जान मंसूरी है और मैं जिला स्तरीय जदयू का प्रदेश जिला महासचिव हूँ और मेरे पे जानलेवा हमला किया गया। प्रशासन इस पर मुझे नहीं लगता है कि कोई तरह की कार्रवाई हुआ। अपराधी बिल्कुल जो है सो एकदम खुलेआम घूम रहा है और ऊपर से मुझे उनके द्वारा धमकी भी मिल रहा है। क्या धमकी मिल रही है आपको सर? उसको मेरे पे केस किया है तो उसको जान से मार देंगे, ऐसा धमकी मिलता है। ये अभी तक थाना अध्यक्ष को इसके बारे में जो आप नहीं बताए कि हमको फिर से धमकी दी जा रही है? नहीं, देखिए सर, हम तो आर्म्स एक्ट नहीं लगाया तो उसी टाइम मैं समझ गया कि मेरे प्रति, मेरे आवेदन के प्रति उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर सो रहता तो अपराधी मुझे पिस्तौल से जान से मारने का प्रयास किया तो उसमें आर्म्स एक्ट लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगाया। इसीलिए ना मैं एसपी साहब मधुबनी से मैं आग्रह किया कि आर्म्स एक्ट लगाया जाए, इसमें जोड़ा जाए। के बारे में अभी तक क्या हुआ है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका रही है इसमें? यहाँ का जो प्रशासन है सो अभी तक जो है जितना भी काम करता है, मोनोपोली काम करता है, जो भी काज करता जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। उसके बाद जान मंसूरी गया थाना पर, कोई एक्शन नहीं लिया और मैं पंचायत अध्यक्ष मेरे नजदीक आया, मैं भी गया थाना पर, फिर भी वो कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी सर, आगे इसके लिए आपने किसी पदाधिकारी को से बात की है या उसको सूचना दी या लिखित आवेदन दिए इसके लिए? मैं तो आवेदन नहीं दिया, हाँ, लेकिन जान मंसूरी ने उस पर पूरा एसपी डीएसपी के नजदीक पहुंचा और उसको तुरंत एक्शन लेने को कहा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। जी, आपका शुभ नाम सर? रत्नेश्वर प्रसाद साहब, पंचायत अध्यक्ष जदयू। दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ
कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस, स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर। यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के गौशाला रोड में ठनका गिरने से एक युवक की हुई मौत। लौकही थाना क्षेत्र के फुलपरास रोड पर बाइक दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। खजौली के फुलचनिया चौक पर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। प्रवासियों को लाने गई बस का मुंगेर में सामाजिक तत्वों ने फोड़े शीशे। बस मालिकों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। बासोपट्टी के पेट गांव की महिला ने दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा को लेकर पति पर दर्ज कराई प्राथमिकी। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। एसडीपी अरुण कुमार सिंह ने सभी एसएचओ को दिए अहम निर्देश। जयनगर के अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के खिलाफ एनडीए कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। तबादले की मांग पर अड़े हैं एनडीए कार्यकर्ता। झंझारपुर की राजो देवी बनी कंजर समुदाय की पहली महिला डीलर। जयनगर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एसएसबी 18वीं बटालियन कमला बीओपी और अराहा बीओपी के परिसर में किया गया वृक्षारोपण। बीते 12 मार्च को ललमनिया थाना क्षेत्र के जदयू जिला मंत्री पर हुए जानलेवा हमला में अभी तक नहीं हुई है अपराधी की गिरफ्तारी। खजौली के इनरवा गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रगति समाज युवा समिति ने किया वृक्षारोपण। प्रकृति संरक्षण के प्रति लोगों को किया जागरूक। जयनगर प्रखंड के जदयू युवा प्रकोष्ठ में नए कार्यकारिणी का हुआ गठन। फसल क्षति की मुआवजा के लिए दर दर भटक रहे हैं किसान। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मधेपुर रेफरल अस्पताल में किया गया वृक्षारोपण। हरलाखी थाना पुलिस को फेस मास्क देकर गुड़िया शाह ने किया सम्मानित। और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल झंझारपुर का मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 जून को करेंगे शिलान्यास। खजौली के इनरवा गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रगति समाज युवा समिति के कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रकृति संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। खजौली के इनरवा गांव के प्रगति समाज युवा समिति के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फलदार व छायादार पौधारोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। पर्यावरण को नष्ट करने से जीव जंतु सुरक्षित नहीं रह सकता है। अगर किसी कारण से एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले 5 पेड़ लगाया जाना चाहिए। शादी, वर्षगांठ, जन्मदिन, मुंडन व उपनयन संस्कार सहित अन्य पर्व त्योहारों पर एक अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अगर सभी लोग इसके महत्व को समझेंगे तो पर्यावरण संतुलित रहेगा।
सभी स्वस्थ व सुरक्षित रहेंगे। लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। धरती बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। मौके पर अरुण कुमार यादव, राम भरोसे यादव, विनोद यादव, जागेंद्र यादव, नवल किशोर, पवन कुमार सहित अन्य युवा शामिल थे। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के जदयू युवा प्रकोष्ठ में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस बाबत प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि नए चेहरे और उनकी कार्यशैली से पार्टी की मजबूती को बल मिलेगा। जयनगर प्रखंड जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने पार्टी की मजबूती पर बल देते हुए नई कार्यकारिणी का गठन कर कई नए चेहरे को पदाधिकारी पद के लिए चयन किया है। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि उपाध्यक्ष पद के लिए संजीत कुमार गुप्ता, सचिव पद के लिए सियाराम महतो व चुन्नू सिन्हा समेत 20 लोगों को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी पार्टी की मजबूती और मुख्यमंत्री के विकास को जन जन तक पहुंचाना। से जो युवा प्रखंड अध्यक्ष का जवाबदेही हमको जो जिस विश्वास से हमको पार्टी के शीर्षक नेता के माध्यम से हमको युवा का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया और दिशा निर्देश ये है कि वहां से ऊपर पटना से दिशा निर्देश आया कि आप जो नीचे स्तर पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता को इसमें जल्द से जल्द और अधिक से अधिक युवा साथी को जोड़ने का और कमेटी का विस्तार करने का दिशा निर्देश मिला और उस पर जो हम काम किए और जो है 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किए जिसमें उपाध्यक्ष, सचिव और यही सब पंचायत अध्यक्ष जो भी है सभी लोगों को जोड़ने का काम किए। एक नई कमेटी नई ऊर्जा के साथ और हम युवा का एक लक्ष्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के बिहार में विकास किए तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी विकास किए। नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी का जितने भी योजना है वो जो है हम युवा साथी से सब कोई मिल के ये जो जनता को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। जहां भी जनता की समस्या होगी उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पार्टी के शीर्षक नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं। अपने प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी का मैं दिल से बधाई देता हूं। अपने जिला अध्यक्ष संतोष कुमार झा जी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार शाह। आप क्या हो गए? जदयू युवा के प्रखंड अध्यक्ष। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर क्षेत्र समेत अन्य जगहों के किसान एक तो वैसे ही प्राकृतिक आपदा के कारण हुई फसल नुकसान की मार झेल रहे हैं और ऊपर से उन्हें मुआवजा के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों का मुआवजा लेने के लिए किसानों को कदम कदम पर पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें 100% क्षति का मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इस बात को लेकर खेतिहरों में मायूसी है। योजना का लाभ लेने के लिए 70% किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरुआती दौर में फेल हुआ था। ओटीपी जनरेट नहीं होने और सर्वर धीमा रहने से किसानों को दर दर आवेदन के लिए भटकना पड़ा। बीते 16 मई को डे न्यूज ने प्रमुखता से यह खबर प्रसारित की। इसके बाद सर्वर की गति तेज की गई। साथ ही आवेदन लेने की अंतिम तिथि 20 से बढ़ाकर 25 मई की गई। उसके बाद किसानों का आवेदन रजिस्टर्ड तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी प्रायः किसानों में मायूसी है। प्रगतिशील किसान महुआ के बसंत ठाकुर, रैमा के भोगी यादव, बेंगरा के हरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी जितनी फसल नष्ट हुई है उस अनुपात में उन्हें मुआवजा नहीं दिए जाने की बात विभागीय अधिकारियों ने कही है। मुआवजा मिलने की उम्मीद पर सामाजिक कर्ज लेकर कई किसानों ने अगली फसल धान की खेती के लिए ट्रैक्टर से खेत तैयार कर बीज बोया है। इस संबंध में पूछे जाने पर बीएओ शिवनाथ झा ने बताया कि सरकारी प्रावधान के मुताबिक एक परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाना है। रजिस्ट्रेशन संपन्न होने के 11 दिन बीतने पर भी किसानों के खाते में मुआवजे की राशि नहीं भेजी गई। फिलहाल ओटीपी जनरेट नहीं होने से किसानों को अनुदानित धान का बीज लेने के लिए आवेदन सबमिट नहीं हो पा रहा है। समन्वयक वीरेंद्र झा व संजय शाह ने बताया कि मुआवजे का आवेदन रजिस्टर्ड डेट से 45 दिनों के अंदर किसानों के खाते में मुआवजे की राशि चली जानी चाहिए। धान बीज उपलब्धता संबंधी समस्या हल के लिए विभाग को सूचित किए जाने की बात समन्वयकों ने कही। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर रेफरल अस्पताल में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद समेत अन्य चिकित्सकों ने प्रकृति की रक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधेपुर रेफरल अस्पताल में वृक्षारोपण कार्यक्रम कर स्वस्थ वातावरण में जिंदगी जीने के लिए दुनिया को पैगाम दिया गया। मधेपुर रेफरल अस्पताल परिसर में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद, डॉक्टर अंजुम हाशमी, हेल्थ मैनेजर व अस्पताल के सभी कर्मियों की उपस्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए पेड़ लगाकर स्वस्थ वातावरण में जीवन गुजारने का दुनिया को संदेश दिया गया। उपस्थित लोगों को डॉक्टर की टीम ने बताया कि पेड़ पौधे की क्या खासियत है व मनुष्य के जीवन में पेड़ पौधे का क्या असर है। साथ ही उन्होंने बताया कि घर जाकर एक एक पेड़ सभी लगाएं और उसकी अच्छे से देखभाल करें। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना पुलिस के बीच स्थानीय समाज सेवी गुड़िया शाह ने फेस मास्क देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उसने कहा कि कोरोना जैसी जंग से लड़ने के लिए पुलिस हमेशा योद्धा की तरह तैयार रहते हैं। कोरोना से जंग में योद्धाओं की तरह काम कर रहे थाना पुलिस को समाज सेवी गुड़िया शाह ने फेस मास्क देकर सम्मानित किया है। उसने सोमवार की दोपहर अपनी टीम की अंजू कुमारी के साथ थाना पहुंचकर थानाध्यक्ष अशोक कुमार व महिला पुलिस समेत कई पुलिसकर्मियों के बीच फेस मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। इस दौरान गुड़िया ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यह पुलिस जवान के द्वारा लोगों की सुरक्षा की जा रही है। लॉकडाउन की अवधि में पूरे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के साथ साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि क्षेत्र के लोग 100 परिवार सुरक्षित रह सकें। ऐसे पुलिस प्रशासन को सम्मानित करके गर्व महसूस कर रही हैं। इसके अलावा गुड़िया ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच अभी तक मास्क, साबुन, सैनिटाइजर व राशन सामग्रियों का वितरण किया है। मौके पर एसआई विनय शर्मा, धनंजय कुमार, एएसआई धर्मेंद्र कुमार, शिवजी प्रसाद सिंह समेत अन्य पुलिस के जवान मौजूद थे। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिन के 11:30 बजे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल झंझारपुर का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान जिले के सभी सांसद, विधायक व पदाधिकारी वीसी से जुड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से 6 जून को सुबह 11:30 पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर का शिलान्यास सह कार्यारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाना है। सभी माननीय सभी सांसद, विधायक के अलावा जिला के सभी वरीय पदाधिकारी वीसी से इस दौरान जुड़ेंगे। मधुबनी जिले के लिए यह परियोजना विकास का नया अध्याय साबित होगा। मधुबनी जिला व मिथिला क्षेत्र को झंझारपुर में इस परियोजना के पूरे होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा उपहार मिलेगा। इस परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल झंझारपुर मधुबनी केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल झंझारपुर का निर्माण कार्य झंझारपुर मुख्यालय अनुमंडल में 22 एकड़ भूखंड पर 515 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना में मुख्यतः 3 प्रकार के भवन जैसे कि शैक्षणिक भवन, अस्पताल भवन व आवासीय भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सभी प्रकार के आवश्यक मेडिकल उपकरण की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। शैक्षणिक भवन का निर्माण कार्य प्रतिवर्ष 100 नामांकन के भारतीय चिकित्सा परिषद के मानक के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्रशासनिक भवन, विभिन्न विभागीय भवन, लेक्चर थिएटर, केंद्रीय पुस्तकालय, परीक्षा भवन, प्रयोगशाला का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना हेतु चिकित्सा महाविद्यालय के साथ 500 बेड के अस्पताल का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल में ओपीडी, आधुनिक आकस्मिकी, आईसीयू, लेबर रूम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी जांच की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। अस्पताल में आधुनिक धोबी घर, रसोई घर, दवा भंडार व वितरण कक्ष, सीएसएसडी व मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। अस्पताल भवन को भूकंप रोधी बनाने के उद्देश्य से बेस आइसोलेशन तकनीक का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावास तथा एमसीआई के मानदंड के अनुरूप संकाय व स्टाफ हेतु आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
मरीजों के परिजन हेतु 100 बेड के धर्मशाला का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।